हमने जाना, आप लोगों ने जाना कि भारत का संविधान क्या है और किसने इसके निर्माण किया। भारत का संविधान की उद्देशिका और इसके निर्माण के बारे में आप लोगों ने सभी जाना। आज हम लोग जानेंगे मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार क्या है? सबसे पहले आप समझिए कि वास्तविक में ये मौलिक अधिकार है तो क्या चीज है। अधिकार माना होता है लोगों को जीने के लिए जो शक्तियां दी जाए, एक समझ दिया जाए, एक जिंदगी की कहानी कहा जाए, एक ऐसा नियम दिया जाए जिसको फॉलो करके, जिस पर चलकर लोग जो है अपने अधिकार को समझे, अपने दायित्व को समझे कि इंसान है तो इंसान इस दुनिया में क्यों है, कैसा है और उसको क्या करना चाहिए। इस बात का चर्चा आज हम लोग करेंगे कि मौलिक अधिकार क्या है, कि भारत के संविधान के अंदर लोगों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं और उस अधिकार का मतलब क्या है, इसके बारे में हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं। पहला चीज क्या हुआ, इसके अधिकार जानने के पहले मैं एक चीज आपको बताऊं कि ये जो अधिकार दिए गए हैं वो किसके लिए। तो सार जो मैंने कहा था, भारत का संविधान का सार क्या है? जनता का, जनता के लिए, जनता का शासन, वही है। तो उस जनता का, जनता के लिए, जनता का शासन के अंतर्गत मेन मुख्य क्या हुए जी? मेन हुआ जनता। कौन हुआ? जनता। तो जनता को, लोगों को, भारत के अंदर जीने वाले या विश्व के अंदर रहने वाले लोगों को क्या अधिकार मिला है, क्या उसके अधिकार है, क्या उसकी शक्तियां हैं, इस चीज को जानने और समझने के लिए आइए चलते हैं। हम लोग जानेंगे मौलिक अधिकार। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार माना सभी लोग समान रूप से जिंदगी जिए, सभी लोगों को समान रूप से जीने का अधिकार है, सभी लोग साथ में मिलजुल कर रहने का अधिकार है और लोगों को एक रूपता, बंधुता यानी साथ में मिलकर रहना चाहिए। यही है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार के अंतर्गत दो चीजें आपको देखने की मिलेगा। क्या? पहला चीज है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा माने होता है सम्मान, मान, सम्मान और इज्जत। मान, सम्मान, इज्जत। और एक चीज होता है अपमान, एक चीज होता है अपमान। आप देखिए, मान अलग है, सम्मान अलग है और अपमान अलग है। तीनों अलग अलग है, अलग अलग चीजें हैं। तो इंसान को हमेशा मान और सम्मान देकर और मान और सम्मान लेकर जिंदगी को जीना चाहिए, वही कहलाएगा समानता का अधिकार। दूसरा चीज क्या है? आप देखिए, अवसर, अवसर की समानता, अवसर की समानता। अवसर की समानता माना आप ये समझिए कि जो भी चीजें आप करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, जो भी चीजें आप बनना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, जो आप बनना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, उसको करने के लिए, वैसा बनने के लिए आपको समान अवसर दिया जाएगा। आपको समान अवसर दिया गया है। आप नाचने वाले हैं तो आपको नाचने का अवसर, गाने वाले हैं तो गाने का अवसर, पेंटिंग करने वाले तो पेंटिंग का अवसर, खेलने वाले तो खेलने का अवसर। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी इच्छा है, उस इच्छा के अनुरूप आपको कार्य करने का, जीने का समान अवसर दिया गया है। वही कहलाया क्या? समानता का अधिकार। अब दूसरा चलते हैं अपन, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता माने आजादी। स्वतंत्रता माने आजादी। आपको भारत के अंदर कहीं भी घूमने फिरने, बोलने, सुनने और कुछ भी करने की पूरी आजादी होगी। क्या होगी? पूरी आजादी होगी। आजादी माना गलत काम करने के लिए नहीं है। इस बात को भी समझने का प्रयास कीजिए कि आजादी माना गलत काम के लिए नहीं, देश को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, लोगों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं, प्रकृति को हानि पहुंचाने के लिए नहीं है आजादी। आजादी है आपको व्यक्तित्व विकास करने के लिए आजादी है, आर्थिक विकास करने के लिए आजादी है, सामाजिक विकास करने के लिए आजादी है। माना एक लाइन में कहे तो मानव को सर्वांगीण विकास करने का आजादी
हमारे भारत के संविधान के तहत दिया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, तो स्वतंत्रता माना आप किसी भी चीज को करने में जिससे आपको सफलता मिले, क्या जिससे आपको सफलता मिले, उसको करने के लिए आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। उसके बाद अपन जानेंगे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार है तो क्या चीज है। समझिए, शोषण माना होता है अत्याचार। शोषण माना क्या होता है? अत्याचार, दुराचार, दुर्व्यवहार, किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी को पूरा पीड़ा पहुंचाना, किसी को हानि पहुंचाना, ये होता है शोषण। और शोषण जो हुआ उसके विरुद्ध माना आप किसी भी रूप में आपके ऊपर यदि शोषण हो रहा है तो आज आप आवाज उठा सकते हैं, उस शोषण के विरुद्ध आप कार्रवाई कर सकते हैं। कार्रवाई करने का पूरा अधिकार भारत के संविधान के तहत भारत के हर नागरिकों को प्रदान किया गया है। और इसी के चलते जो भी अधिकार आप अपने अंदर जानोगे वो आपको मैं बताऊंगा अनुच्छेद के अंदर। विभिन्न अनुच्छेद इसके अंदर बताए गए हैं जो मानव को सिखाएगा कि उसके अधिकार क्षेत्र क्या, उसकी कर्तव्य क्या। आगे इन पर मैं चर्चा और अच्छे से करूंगा। फिर समझिए, आगे हम चलते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता, अब धार्मिक स्वतंत्रता माना क्या होता है? आप जानते हो कि हमारे देश में एक गीत गाया जाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, गाया जाता है ना। तो माना हमारे भारत की संस्कृति और हमारे भारत की सभ्यता यही सिखाती है, यही बतलाती है, और हमारा संविधान भी यही कहता है क्या कि लोगों को एक समान रूप से भाईचारा में होकर रहना चाहिए। विश्व वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपनाकर विश्व बंधुता के पाठ को लोगों को सिखाना, बतलाना और अपने अंदर आत्मसात करना चाहिए। लोगों को चाहिए कि वो सबके प्रति समान सोच रखें, सबका आदर करें, सम्मान करें, साथ दे और सहयोग दे। लोगों के प्रति आस्था होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, और यही होगा धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत यहाँ पर ये कहा गया है, भारत के संविधान के अंदर ये है कि आप भारत में रहते किसी भी धर्म को आप क्या कर सकते हो? अपना सकते हो। क्या कर सकते हो? अपना सकते हो। इसकी पूरी आजादी भारत के संविधान के तहत दिया गया है। फिर हम आगे चलेंगे, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। संस्कृति माना क्या है? समझिए, हमारी भारत की संस्कृति क्या है और शिक्षा क्या? संस्कृति माना होता है एक लोगों के प्रति आदर भाव, सम्मान भाव। आप देखे होंगे हमारी भारत की संस्कृति है कि हम किसी आगंतुक का हम सम्मान करते हैं, हमारे अतिथियों का सम्मान करते हैं तो हम ऐसा प्रणाम करते हैं। ये हमारे भारत की संस्कृति है और हमारे पूरे देश की संस्कृति, अभी तो हमारे छत्तीसगढ़ की भी संस्कृति है। आप जानते हो हमारे देश में मेहमानों को भगवान का दर्जा दिया गया है। दिया गया है ना? लोगों को भगवान की संज्ञा दिया गया है। हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे समाज में, हमारे राज्य में, बल्कि हमारे कण कण में लोगों को मान सम्मान की नजरों से देखा जाता है, उनका इज्जत किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। यही है हमारी संस्कृति और सभ्यता। तो ये संस्कृति और सभ्यता आप देखिए, क्या संस्कृति और सभ्यता अभी है ना? और नहीं है तो ऐसी संस्कृति और सभ्यता होनी चाहिए। लोगों में वो गुण होना चाहिए, लोगों में वो आत्मसम्मान होना चाहिए, सबके प्रति सम्मान होना चाहिए, आदर होना चाहिए और अच्छा व्यवहार होना चाहिए। तभी आप बेहतर संस्कृति का विकास कर सकेंगे
और संस्कृति का विकास जब ही होगा जब शिक्षा होगा। क्या होगा? शिक्षा होगा। शिक्षा का अधिकार लोगों को दिया गया है। इसके अंदर मैं बताऊं कि शिक्षा के अधिकार के तहत सरकार ने अभी 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का ये मुहिम चला रहे हैं। उसके अंदर शिक्षा जो 6 वर्ष के 14 से बच्चे होगा वो समान शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और शिक्षा का अधिकार माना सभी को समान रूप से शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। चाहे आप भारत में हो, चाहे आप विदेशों में हो, चाहे आप विश्व के किसी देश में आप शिक्षा ग्रहण करना चाहो तो आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ये आपका अधिकार है। फिर हम जानेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार माना क्या है कि देश के अंदर, राज्य के अंदर जो भी नीति नियम चल रहे हैं, जो भी नीति नियम चल रहे हैं, जो भी संसदीय प्रणाली हो, चाहे कार्य प्रणाली हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, मतलब जो हो लोगों को जीवन में जीने के लिए, वही मैंने कहा ना, क्या सार, क्या जनता का, जनता के लिए जनता का शासन। तो जनता के लिए जनता का शासन वास्तविक रूप से आप देखिए है कि नहीं है। यदि नहीं है तो वह होना चाहिए और लोगों का विकास, लोगों का साथ और लोगों का अटूट विश्वास एक दूसरे में होना चाहिए। और जो वो नहीं हो रहा है तो उसका संवैधानिक रूप से, उसका क्या संवैधानिक रूप से उपचार किया जाना चाहिए। इसका भी अधिकार आपको दिया गया है। इसका भी अधिकार आपको दिया। चलिए, आप लोगों ने जाना भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मौलिक कर्तव्य क्या है। जो अधिकार दिया गया है तो हमें विभिन्न कर्तव्य दिए गए, उस कर्तव्य के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो पहला क्या है? संविधान के नियमों का पालन करना, राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। देखिए, संविधान के नियम माने भारत के संविधान के अंदर जितने भी नियमावली बनाए गए हैं उस नियम को पालन करना, उस नियम का पालन करना, और हमारे राष्ट्र का जो ध्वज होता है, राष्ट्रीय ध्वज जानते हो ना, तिरंगा झंडा, उसका सम्मान, और हमारे राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और क्षेत्रीय गीतों का भी सम्मान लोगों को करना चाहिए। यह है पहला आपका मौलिक कर्तव्य। फिर दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों का अपने मन में संजोकर रखना चाहिए। अब स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्श माने क्या? माना स्वतंत्रता आंदोलन जब हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन कब हुआ जानते हो आप? आजादी के पहले, है ना? आजादी के पहले जब स्वतंत्रता आंदोलन हुआ हमारे देश के अंदर, तो इसमें विभिन्न आदर्श थे। माना हम कहेंगे हमारा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, तात्या टोपे, ये जितने भी हमारे महापुरुष हुए जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में अपना संपूर्ण जान न्यौछावर कर दिया, ऐसे वीर शहीदों को, हमारे धर्म गुरुओं को, हमारे राष्ट्र के विचारक को, सच्चे समाज सेवकों को हमें आदर्शों के रूप में उनका मान सम्मान करना चाहिए। समझ रहे हो जी? हमारे राष्ट्र को मजबूत करने वाले हमारे विभिन्न विचारक, हमारे समाज सेवक, हमारे बहुमुखी प्रतिभा के जितने भी लोग हैं जिन्होंने लोगों को शिक्षा दिया, संस्कृति दिया, आगे जीवन जीने की कला सिखाया, उन सब का आदर सम्मान करना, उनके आदर्शों पर चलना और उनको याद करना भी हमारा क्या है? कर्तव्य है। हमारा क्या है? कर्तव्य है। अब तीसरी चीज, आइए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण तथा उसका पालन करना। एक चीज समझिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता, भारत की संप्रभुता और एकता और अखंडता माना क्या है? भारत की एकता और अखंडता माना एक चीज है, सभी लोग, भारत के सभी लोग समान हैं। क्या है? समान है। हम सब एक हैं, कहते हैं ना,
हम सब क्या है, एक हैं। तो इस एकता को ऐसे बनाए रखना ही हमारा कर्तव्य है। और संप्रभुता माना भारत की भूमि हम सबकी जननी है, हम सबकी मातृभूमि है, माता है ना, हम सबकी जननी है। तो जिस प्रकार एक परिवार में अपने माँ बाप का हम इज्जत करते हैं, हम परिवार का इज्जत करते हैं, उनके मान सम्मान के लिए अपना प्राण न्यौछावर करते हैं, वैसे ही हमारे भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को भी बनाए रखना है। क्या करना है, बनाए रखना है। और जो भी नीति नियम जो लागू किए गए हैं उसका पालन करना है। उसका क्या करना है, पालन करना। यह भी है हमारा मौलिक कर्तव्य। फिर चौथा, देश की रक्षा एवं राष्ट्रीय सेवा करना चाहिए। देश की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा, देश की रक्षा के लिए जो भी आपसे बन पड़े, लोगों से बन पड़े, वो लोगों को हर संभव प्रयास करना चाहिए ताकि वो देश की रक्षा कर सके और राष्ट्र में पूरे देश के अंदर लोगों की सेवा कर सके, सहायता कर सके, मदद कर सके। यह भी हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य है। पांचवा, सभी धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों का आदर करना चाहिए। क्या कह रहे हैं, भारत के अंदर जितने भी धर्म हैं, जितने भी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती है और जितने भी संस्कृतियाँ यहाँ पर संचालित हैं, इन सब संस्कृतियों का, इन सब भाषाओं का लोगों को मान सम्मान आदर करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं भारत में विभिन्न राज्य हैं और विभिन्न राज्य की संस्कृति अलग अलग है, विभिन्न राज्य की भाषा भी अलग अलग है, आप लोग सब जानते हैं। तो हमारा भारत जो है विभिन्न संस्कृतियों का, विभिन्न भाषाई राष्ट्र है। तो उन सब का सम्मान करना, उस संस्कृतियों का आदर करना भी सभी लोगों को चाहिए ही चाहिए। और ये उनका एक मौलिक कर्तव्य भी है कि इसका पालन करना उनको चाहिए ही चाहिए। चलिए, देश की संस्कृति और धरोहर की रक्षा करना चाहिए। अब देश की संस्कृति और धरोहर क्या है? प्रश्न ये उठता है कि देश की संस्कृति और धरोहर क्या है? तो देश की संस्कृति है मानव को एक समझना, मानव की सहायता करना, मदद करना, लोगों को खुश रखना, खुशी से जिंदगी जीना और खुशी से जिंदगी जीने देना। यही क्या है, भारत की संस्कृति है और धरोहर भी है। धरोहर माना क्या? धरोहर माना क्या? जीव जंतु, पेड़ पौधे, हमारा जो प्रकृति है, समझ रहे हो ना। भारत देश की धरोहर माने भूमि, ये जलवायु, ये मौसम, ये पेड़ पहाड़ पर्वत, जीव जंतु, इन सब की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, दायित्व है, समझिए। तो ये भी एक सफल भारतीय, एक कुशल भारतीय में यह मौलिक कर्तव्य होना ही चाहिए। ये दिया गया है आपके भारत के संविधान के अंतर्गत। फिर छठवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, जीव जंतुओं की प्रति दया भाव रखना। वही चीज है प्राकृतिक पर्यावरण। जो भी आप देखते हैं अपने आंखों से, जो भी आप अपनी आंखों से देखते हैं, इस पर्यावरण की सुरक्षा करना भी आपका परम दायित्व बनता है, आपका परम कर्तव्य बनता है। और पर्यावरण को क्या बेहतर बनाना, पर्यावरण को क्या बेहतर बनाना भी आपके हाथों में है। लोगों को चाहिए कि पर्यावरण की हानि नहीं बल्कि उसको बढ़ाना चाहिए, पेड़ काटने नहीं बल्कि लगाना चाहिए। माना पर्यावरण बचाओ और लोगों को बचाओ, इस बातों पर ध्यान देना चाहिए और सभी की रक्षा और सुरक्षा करना भी एक परम दायित्व है। लोगों को इसको समझना चाहिए और इसके प्रति, पर्यावरण को जागरूक बनाने के प्रति आगे आना चाहिए। फिर हम देखते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवीयता को विकसित कर। माना वैज्ञानिक दृष्टिकोण माना क्या समझते हैं आप? देखिए, विभिन्न आवश्यकताएं लोगों में होती हैं, लोगों में विभिन्न आवश्यकताएं होती है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नए नए इन्वेंशन किए जाते हैं, नए नए
खोज किए जाते हैं ना। नया नया खोज होता है, और खोज कब होता है? जब लोगों को आवश्यकता पड़ती है। माना हमें जब प्यास लगती है तब हम पानी पीते हैं, हमें जब भूख लगता है तब हम खाने के लिए ढूंढते हैं। तो वैसे ही वैज्ञानिक जो है, लोगों को क्या चाहिए, हमारे लोगों को जीने के लिए, हमारे संस्कृति को बढ़ाने के लिए, सभ्यता को उजागर करने के लिए क्या जरूरत चाहिए, इस चीज की खोज करते रहते हैं। तो वह भी दृष्टिकोण लोगों में होना चाहिए। एक अच्छा समृद्ध भारत का निर्माण कैसे कर सके, इस चीज को सोचना और समझना भी लोगों का क्या है? मौलिक कर्तव्य है। फिर मानवीयता को विकसित करना। मानवीयता माने आप देख रहे होंगे कि लोग लोगों को ही समझ नहीं पा रहे हैं, व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पा रहा है। लोगों से ही जल रहे हैं, कट रहे हैं, टूट रहे हैं, मर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा अत्यधिक बढ़ते जा रहा है। तो इस चीज को खत्म करना और मानव में प्रेम बढ़ाना, व्यवहार को बढ़ाना भी जरूरी है। ये भी क्या है? मौलिक कर्तव्य है। फिर सामाजिक संपत्ति की रक्षा एवं सही हालत में रखने में मदद करना। अच्छा, सार्वजनिक संपत्ति माना क्या? आप समझिए, सार्वजनिक संपत्ति माना क्या है? आप जानिए कि आपके गांव में आप देखते हो कि ट्यूबवेल होता है, बोर होता है, एक भवन होते हैं, है ना, ग्राम के भवन होते हैं, ग्राम संगठन के भवन होते हैं, रोड होता है, स्ट्रीट लाइटें होती हैं। जो सरकारी जो चीज होता है, लोग उसको तोड़ ताड़ देते हैं, फेंक फाक देते हैं, नुकसान करते हैं। ये नहीं समझते कि वो सार्वजनिक संपत्ति किसी दूसरे की नहीं अपितु हमारा ही है। इस चीज को अपना समझते हुए उस संपत्ति की रक्षा करना और उसको सही हालत में अपने पास रखना भी इंसान का, लोगों का, व्यक्तियों का मौलिक कर्तव्य है। फिर आप देखिए 10वां और अंतिम पॉइंट जो मौलिक अधिकार मिला है वो देखेंगे। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना। यह सरकार ने एक गुरवित काम किया, लाया कि शिक्षा, देश में शिक्षा में सुधार हो सके, देश में शिक्षा का विकास हो सके, सभी लोग, आने वाली हमारे भारत की सभी पीढ़ी शिक्षित बन पाए और भारत को एक समृद्ध सशक्त बना सके। इसके लिए भारत के संविधान के अंदर लोगों को मौलिक कर्तव्य प्रदान किया गया है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा और इसका अवसर देश के समूचे वर्ग, हर लोग इसका फायदा ले सकते हैं। तो यही है। आइए इन सबको जानते हुए हम एक चीज कहें कि जनता के लिए जनता का शासन, इस पर अमल करते हुए, चलते हुए, लोगों को एक होकर, लोगों को एक समाज में रहते हुए, एक गांव में रहते हुए, पूरे देश में रहते हुए साथ साथ समानता, भाईचारा, स्वतंत्रता और प्रेम की भावना से जिंदगी जीना चाहिए। और जब ऐसा होगा, जब लोग इस चीज को समझेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि एक उन्नत भारत के संविधान का विकास हमारे भारत में झलक रहा है, दिखाई दे रहा है। चलिए मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसके अंतर्गत और क्या क्या प्रावधान दिए गए, क्या क्या लोगों के लिए। चलिए मेरे साथ आप लोग पढ़ेंगे सब इसको। चलिए। भारत का संविधान मौलिक कर्तव्य, संविधान के नियमों का पालन करना राष्ट्रीय। चलिए, भारत के संविधान के अंतर्गत आप लोगों ने देखा मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, और अब हम जानेंगे कि भारत के संविधान के अंतर्गत हमें नीति निर्देशक तत्व क्या क्या है। नीति निर्देशक तत्व, नीति माने होता है नियम, नीति माने क्या होता है? नियम। निर्देशक माने दिखाने वाला, बताने वाला, जानकारी प्राप्त कराने वाला। ठीक, तत्व माने कुछ तथ्य। आप नीचे देखिए, यहाँ दिया होगा, पहला, धनी और निर्धन के बीच अंतर को कम करना। सरकार का यह कर्तव्य है कि धन को कुछ लोगों के
हाथों में केंद्रित होने से रोक सके। माना क्या है समझिए, धनी और निर्धन, अमीर और गरीब। आप जानते हो दुनिया में अमीर और गरीब में तुलना किया जाता है, अमीरी और गरीबी से तुलना किया जाता है। तो ऐसा है कि इस गरीबी और अमीरी के अंतर को ना कम करना, ये भी क्या है, नीति निर्देशक तत्व है जो कि आपको संविधान के में दिया गया है। ठीक, और एक चीज क्या करना है, देखिए कुछ लोगों के हाथों में, कुछ लोग ही भारत में अमीर हैं, बाकी गरीबों की संख्या ज्यादा है। देख रहे हो ना, भारत में या किसी राज्य के अंदर या किसी क्षेत्र के अंदर आप देखेंगे तो कुछ लोग ही हैं हाँ, भारत या राज्य के अंदर कुछ लोग ही हैं जो अमीर हैं और अधिकतर लोग गरीब हैं, निर्धन है। तो इन दोनों के बीच के अंतर को कम करना, यह कहलाता है नीति निर्देशक तत्व। फिर दूसरी चीज हम देखेंगे, सभी नागरिकों को जीविकापार्जन के पर्याप्त साधनों हेतु अधिकार देना। माने सभी नागरिक, सभी लोग जीवन यापन करने के लिए, जीविकापार्जन माने जीने के लिए, जिंदगी में जीने के लिए, खाने पीने के लिए उनको पर्याप्त साधन मिलना चाहिए और पर्याप्त साधन जुटाने के लिए उनको अधिकार मिलना चाहिए। यह है जीविकापार्जन के पर्याप्त साधनों का अधिकार लोगों को मिलना चाहिए। फिर आइए तीसरा जानते हैं, भारत के सभी नागरिकों को जीवन सुनिश्चित करने हेतु सुविधाएं प्रदान करना। माना भारत में जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को जीवन में जो भी चीजें चाहिए, जीने के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए, जो चीज चाहिए, उसको देना भी संविधान के अंतर नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है। फिर चौथा आप लोग देखें, लोगों के स्वास्थ्य में सुधार तथा नशीले पदार्थ और दवाओं पर प्रतिबंध। आप लोगों ने देखा कि स्वास्थ्य में कई प्रकार के सुधार की आवश्यकता होती है, कई बीमारियां राज्य के अंदर या देश के अंदर पनपती है, तो उनको निपटने के लिए, निपटारा करने के लिए भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसको शामिल किया गया है। और यह कुछ नशीले पदार्थ, जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे नशीले पदार्थ दुनिया में चलता है, चाहे तो उसको भी कम करना। और दवाओं पर, कई दवाएं ऐसे हैं जो मानव के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाते हैं, कई दवाइयां ऐसे हैं जो लोगों को, शरीर को नुकसान करता है, तो उस पर भी प्रतिबंध लगाना, यह भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल इसको किया गया है। फिर छठी पॉइंट, पांचवी पॉइंट आप देखिए, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना। तो 6 वर्ष से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किसको कहेंगे, माना बच्चों को किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा और अनिवार्य है कि 6 वर्ष से 14 साल के बच्चों को पढ़ना ही है। ये अनिवार्यता कर दिया गया है। पढ़ने के लिए आपको 1 रुपए नहीं लगेगा और सारी सुविधाएं, पुस्तक कापी से लेकर खाना पीना तक, ये सरकार की जिम्मेदारी भी इसको शामिल किया गया है। और वही कहलाता है आपकी संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्व। ठीक, आइए अब महिलाओं तथा पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन को शामिल करना। अब देखिए, महिलाएं और पुरुष, क्या होता है कि महिलाओं को अलग और पुरुषों को अलग समझा जाता है, लेकिन भारत के संविधान के अंतर्गत महिलाओं को और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना, यह भी एक नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए, समाज के कमजोर वर्ग के हितों की रक्षा करते हैं। अब देखो, समाज में विभिन्न प्रकार के कमजोर वर्ग के लोग निवासरत करते हैं, तो उन कमजोर वर्ग को, कमजोर वर्ग माना क्या कहेंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, समझते हैं ना आप लोग, ST SC OBC एक कैटेगरीज बना है। तो
इसके अंदर जितने भी कमजोर और गरीब तबके के लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, इन सब के हितों की रक्षा करना भी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। फिर राज्य को पंचायती राज संस्था को विकसित एवं प्रोन्नत करना चाहिए। देखिए, राज्य में आप देख रहे हैं कि हर राज्य में हर क्षेत्र को पंचायतों में बांट दिया गया है। 1 या 2 गांव, लगभग नियम यह है कि जिस गांव की जनसंख्या 1000 हुई तो उस गांव को पंचायत बना दिया गया है। ठीक है, तो इस पंचायत राज्यों को, विभिन्न राज्यों को पंचायती राज, उसी को कहते हैं पंचायती राज। आप लोग जानते हो पंचायती राज? पंचायती राज को मैं आपको अलग से बताऊंगा। ठीक, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पंचायती राज आखिर है तो है क्या, और पंचायती राजों में प्रावधान क्या है, तो उसको मैं बताऊंगा। पहले आप समझ लीजिए कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य को पंचायती राज्य संस्था को विकसित एवं प्रोन्नत करना चाहिए, यह भी प्रावधान दिया गया है। फिर स्वास्थ्य तथा पशुपालन पर ध्यान देना और रक्षा करना। स्वास्थ्य तथा पशुपालन, लोगों का स्वास्थ्य हो, चाहे जीव जंतु का स्वास्थ्य हो, चाहे पशुपालन हो, पशु का और पालन और उसकी रक्षा करना, ये सब का दायित्व भी आपके नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। और अब आप अगला देखते हैं, राज्य की हस्तकलाओं तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। माना आप राज्य के अंदर हस्तकला माने हाथों से कुछ भी चीजें बनाना, जैसे कुम्हार मटका बनाता है, जैसे आप देखे होंगे आपके छत्तीसगढ़ के अंदर चुरकी, दोना, पतरी, है ना, और जो टुकना वगैरह होता है ना, चटाई होता है, और हाथ करघा जिसे बोलते हैं, झाड़ू बनाना, तो ये सारी चीजें जो छोटी छोटी जो उद्योग है, जो हाथों से निर्माण किए जाते हैं, बनाया जाता है और बेचा जाता है, वही कहलाता है क्या? कुटीर उद्योग। क्या कहलाता है? कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग माने घर पर ही छोटा उद्योग, घर पर एक परिवार के लोग मिलकर एक छोटा सा कुछ कार्य करके व्यापार करते हैं, वही कहलाता है कुटीर उद्योग। तो राज्यों में, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागृत करना, विकसित करना और बताना कि कुटीर उद्योग को भी बढ़ावा दिया जाए, इस चीजों को बढ़ावा देना और उसकी रक्षा करना भी नीति निर्देशक तत्व है। अब देखिए, अंतिम अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य को निर्देश दिए गए हैं। अब अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति, देखिए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और शांति क्या है? सुरक्षा माना राज्य की सुरक्षा। आप लोग घर में रहते हो, गांव में रहते हो, समाज में रहते हो, आप अपने आप की सुरक्षा करते हो ना? आप अपने आप की सुरक्षा करते हो ना? तो हर इंसान अपने आप की सुरक्षा करने में सक्षम होता है, माहिर होता है। उसी के अनुरूप अपने आप को समझते हुए, पूरे देश को अपना समझते हुए, आप देश की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए भी आप क्या है उसको निर्देशित किए गए हैं। किस में निर्देशित किया गया है भाई? भारत के संविधान के अंदर जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें सबको निर्देशित किया गया है कि सभी लोग शांति से रहें और खुशी से जीवन यापन करें, शांति फैलाएं और शांति बढ़ाएं। यही होगा तब बन पाएगा शांति से उन्नत हुआ आपका हमारा भारत। ठीक है, तो शांत रहिए और शांति से जीवन जिए। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उसमें उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। चलिए, संविधान दिवस अमर रहे।